हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड के बारे में। जब हम कोई वीडियो में बताते हैं कि ये बेस्ट लार्ज कैप फंड है तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि कैसे आप ये निर्धारित करते हैं कि ये बेस्ट लार्ज कैप फंड है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देंगे कि ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जो आप देख के किसी म्यूचुअल फंड को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। जर्नली जो आज मैं वीडियो में आपको कंटेंट देने वाला हूँ, जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा डिटेल्स आपको यूट्यूब के किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाला है। तो आज बेस्ट लार्ज कैप फंड कैसे फाइंड किया जाता है आप ये सीखेंगे, और साथ में हम 6 ऐसे बेस्ट लार्ज कैप फंड को आपस में कंपैरिजन करके उसमें से एक बेस्ट लार्ज कैप फंड ढूंढने वाले हैं। यदि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो किसी एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो लार्ज कैप फंड सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो वो बेस्ट लार्ज कैप फंड कैसे फाइंड करना है वो आज हम एक डिटेल एनालिसिस में समझेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन जब डिटेल एनालिसिस अपन करते हैं तो वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। क्योंकि यदि सिंपल सी बात किया जाए, कोई भी अच्छा कंटेंट यदि आपको दिखाना है, समझाना है, बताना है तो उसका डिटेल एनालिसिस तो होना ही चाहिए। वैसे भी स्टॉक मार्केट जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप 10 से 20 साल इन्वेस्टेड रहने वाले हो, तो कोई एक इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले उसमें 10-20 मिनट का एटलीस्ट टाइम तो आपको देना ही चाहिए। अब RR मूवी ही आप देखे होंगे, उसका कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ में वो मूवी भी देख लीजिए 3 घंटे से ज़्यादा की है, जबकि जर्नल अब 2.5 घंटे की मूवी बनती है। खैर मैं यहाँ पे मूवी रिव्यू नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ कि कंटेंट जब काफ़ी अच्छा और डिटेल्ड में होता है तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा समय भी ज़रूर लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड के बारे में। अभी मैं सिंपल आपको बता दूं, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक और बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल डूब जाते हैं। सत्यम कंप्यूटर की आप बात कर लीजिए, पहले तो वो शेयर यदि वहाँ पर आप बेंजामिन ग्राहम की जो इन्वेस्टिंग रूल्स है, इन्वेस्टिंग के पॉइंट है, उनको यदि आप फॉलो करते सत्यम कंप्यूटर में तो आज तक तो आप बिल्कुल लुट गए होते। क्योंकि बेंजामिन ग्राहम क्या कहते हैं वो तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, चलो बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे मिल रही हो, मतलब वो अपने फेयर वैल्यू से भी काफ़ी लो हो। जैसे समझो यदि आपकी कोई एक कंपनी है जिसका एक स्टॉक का प्राइस यदि 100 रुपये होना चाहिए, वो आपकी कंपनी के एसेट्स उतने ज़्यादा हैं कि वो 100 रुपये की, तो यदि आप एक शेयर ले रहे हैं और यदि कंपनी वो बिक भी जाती है तो वो इतने में बिकेगी कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहोगे। तो वो 100 रुपये के शेयर से भी यदि कम में कोई कंपनी मिल रही है तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बहुत बनेगा। बेंजामिन ग्राहम की यही इन्वेस्टिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही शेयर और भी ज़्यादा डाउन होता जाता है। यदि आप एक अच्छी कंपनी को पकड़ के इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि लार्ज कैप फंड जिसमें ऑलरेडी अपनी इंडिया के सबसे बेस्ट 50 कंपनी लिस्टेड हैं, तो लार्ज कैप फंड में जो अपनी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो जर्नली टॉप की, इंडिया की जो भी टॉप की कंपनी है उसी में इन्वेस्टेड होते हैं। तो इसीलिए यदि कोई एक कंपनी नीचे भी जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 2, 4, 6 कंपनी कितनी भी नीचे जाती हैं, वो अपना पोर्टफोलियो भी समय के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। बाकी जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं वो ऑलरेडी धीरे धीरे परफॉर्म करती हैं और अच्छा CAGR 15% के आसपास का CAGR आपको बना के दे देती हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। खैर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। अभी आप बोल रहे होंगे कि जल्दी से हमें फ़ंड के बारे में बता दो, कौन सा बेस्ट है और कौन से पैरामीटर पे आपने उसे डिटेल एनालिसिस किया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पैरामीटर है जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से, वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी, तो मुख्य रूप से जो होने वाले हैं तो उसमें हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, अल्फा एंड बीटा एनालिसिस के बारे में और शार्प रेशियो के बारे में। इसके बारे में हम समझेंगे ही कि ये है क्या, और इसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है म्यूचुअल फंड। सो चलिए शुरुआत कर देते हैं अभी से। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन को शो करता है। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्की है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू शो अ हाई रिस्क फैक्टर या रिस्क फैक्टर ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब आप सिंपली ये समझ जाओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी म्यूचुअल फंड का जब आप कंपैरिजन करोगे तो जिसका जितना ज़्यादा होगा उस म्यूचुअल फंड में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के वॉलेटिलिटी को शो करता है,
उसके फ्लक्चुएशन को शो करता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट के टाइम के हिसाब से। तो जो म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, वो म्यूचुअल फंड उतना ही बेहतर माना जाता है। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने बात कर ली। मैं अभी आपको इनकी जो डिफिनेशन है वो बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे आपको। बाकी इंग्लिश में तो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, अब इनको आप नोट भी कर लो कहीं पे, क्योंकि यदि आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ आपने इसी में क्यों इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर ली। अब उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यार शार्प रेशियो क्या होता है और शार्प रेशियो को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शार्प रेशियो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके रिस्क को किस तरह से एडजस्ट करके, जो म्यूचुअल फंड है, जो मैनेजर है, उन्होंने जो रिस्क लिया उसको कितना अच्छे से एडजस्ट करके कितना उन्होंने बढ़िया रिटर्न बना के दिया, ये शार्प रेशियो शो करता है। तो जब शार्प रेशियो की बात आती है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब शार्प रेशियो आपका किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होता है, वह म्यूचुअल फंड उतना ही बेहतर माना जाता है। क्योंकि शार्प रेशियो इज इक्वल्स टू वो शो करता है कि आपके फंड ने रिस्क लेके कितना बेहतर रिटर्न बना के दिया है इंडेक्स के मुताबिक। सो शार्प रेशियो तो ये हो गया। तो यदि शार्प रेशियो जितना ज़्यादा है वो फंड उतना अच्छा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है वो फंड उतना अच्छा होने वाला है। अब अल्फा एंड बीटा एनालिसिस क्या होता है, तो अब अल्फा एंड बीटा एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अल्फा ये शो करता है कि हमारा जो फंड है वो इंडेक्स के हिसाब से, या बेस्ट जो हमारा जो इंडेक्स है या जो बेस्ट इंडेक्स फंड है, इंडेक्स सिंपल समझ लो सेंसेक्स एंड निफ्टी से कितना बेहतर रिटर्न जनरेट करके देता है, कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके देता है म्यूचुअल फंड। जर्नली अभी आप देखते हो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या बोलते हैं कि इंडेक्स फंड को बीट करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसी बातें वॉरेन बफेट के साथ भी आई थी। वॉरेन बफेट सर ने बहुत ज़्यादा ऐसी बेट लगाई थी कुछ कि हम इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करके देंगे, और शायद वो फेल भी हुए। फिर उसके बाद पीटर लिंच शायद कई सालों तक बेहतर रिटर्न बना के देते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिंपल बता दिए आपको कि अल्फ़ा आपको ये शो करता है किसी भी म्यूचुअल फंड का कि वो म्यूचुअल फंड कितना एक्सेस रिटर्न बना के दे रहा है आपके इंडेक्स फंड से। मतलब जो इंडेक्स है निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसने यदि 15% CAGR बना के दिया है पास्ट 10 ईयर्स में, तो उस 10 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने या इस लार्ज कैप फंड ने कितना बेहतर रिटर्न बना के दिया है। अब यदि वो उससे जितना ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के देगा, इसका अल्फ़ा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं बीटा क्या होता है। तो सिंपल मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा है, यदि वो 1 से बेहतर रहता है, 1 से ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत ही बेहतर माना जाता है। सो बेहतर माना जाता है, 1 से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो और उतना ही बेहतर और हो जाएगा। तो उसके बाद हम बीटा की यदि बात कर ले, बीटा एनालिसिस के बारे में, तो ये हमें ये शो करता है बीटा एनालिसिस क्या होता है। मैं सिंपल तरीके से यदि आपको बताऊं कि यदि कोई भी स्टॉक समझो कि कितना गिरा है, जैसे इंडेक्स के हिसाब से बीटा हमें शो करता है कि हमारा म्यूचुअल फंड बेहतर है या नहीं। तो इंडेक्स समझो यदि 100 रुपये गिरा है, तो हमारा म्यूचुअल फंड कितने पॉइंट गिरा है। यदि 100 पॉइंट गिरा इंडेक्स, तो हमारा म्यूचुअल फंड कितने पॉइंट गिरा, इसको शो करने के लिए बीटा का यूज किया जाता है। तो बीटा जितना कम होता है उतना ही बेहतर है। यदि 1 से कम हो बीटा तो और अच्छा माना जाता है। अब बीटा कम होने की वजह क्या है, समझो बीटा ये शो करता है कि जब 100% इंडेक्स गिरा या 100 पॉइंट इंडेक्स गिरा, तो हमारा पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड में कितनी गिरावट हुई। तो यदि समझो यदि बीटा शो कर रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड में बीटा 1.5 है, तो यदि 100 पॉइंट गिरा इंडेक्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू 150 पॉइंट। यानी जब इंडेक्स 100 पॉइंट गिरा तो हमारा बीटा क्या शो कर रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड का कि ये म्यूचुअल फंड उस दिन 150 पॉइंट गिरा। अभी यदि ये बीटा 1 से कम है, समझो 0.75 है, तो मतलब अभी क्या समझो कि 100 पॉइंट यदि क्या गिरा, इंडेक्स गिरा, तो हमारा बीटा कितना गिरेगा, हमारा बीटा गिरेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 70.75 इक्वल टू 75 पॉइंट, मतलब 75 पॉइंट हमारा म्यूचुअल फंड गिरा। यदि उसका बीटा 0.75 के आसपास है, तो हमारा बीटा जितना कम होता है वो म्यूचुअल फंड उतना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो तब वो कम गिरता है। बेस्ट म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं कि जब मार्केट गिरे तो मार्केट से कम गिरे, और जब मार्केट बढ़े तो वो मार्केट से ज़्यादा बढ़े। और यही रियल फंड मैनेजर की जो एक्टिविटी होती है, जो उसका रियल एक्सपीरियंस होता है, वो इसको यूज करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न बना के दे सकते हैं।
तो ओवरऑल हमने बेसिकली जो ज़रूरी पॉइंट थे उनको कवर कर लिया। अब मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, मैंने सारे पॉइंट बता दिए कि ये क्यों कवर किए गए। अब मैं आपको डायरेक्ट ये बताने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड में क्या रेटिंग है और वो कितना बेहतर होने वाला है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। हम 6 म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी आपको मैं बता दूं 6 म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके रखा हूं। अब इसी में सभी लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। वीडियो ऑलरेडी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो जल्दी शुरू करते हैं। अभी तक तो हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना यार। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत समय तो निकाल के दे ही सकते हो। तो चलो 6 फंड बता देता हूँ। कोटक ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ये 6 लार्ज कैप फंड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बेहतर फंड है। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग फंड में इन्वेस्टेड होंगे, तो कौन सा एक फंड सबसे बेहतर होने वाला है उसकी एनालिसिस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंड साइज की यार, कि किसी भी फंड का फंड साइज क्या है। फिर उसके बाद हम फंड मैनेजर की बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 1 से 3 फिर 5 साल का रिटर्न देखेंगे। उसके बाद फाइनल फुल टाइम CAGR देखेंगे, फिर उसके बाद P रेशियो देखेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, फिर शार्प रेशियो देखेंगे, फिर रेटिंग्स देखेंगे, फिर होल्डिंग्स स्टॉक्स नंबर देखेंगे, फिर मिनिमम SIP अमाउंट क्या है वो देखेंगे, फिर अल्फा एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद बीटा एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो एकदम पावरफुल पैक वीडियो होने वाला है, बेहतर वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देख लेना। और चैनल में यदि पहली बार आए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अभी बेल आइकन प्रेस कर लो। प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस हम आपको यहाँ पर करके देंगे, साथ में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे मोटिवेशन वीडियोज से रिलेटेड और बहुत ही अच्छे बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड पे तो ऑलरेडी हम हर हफ्ते एक वीडियो डाल ही रहे हैं, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है बेहतर तरीके से, इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अब हम शुरू करते हैं। अब पहले तो हमने सोचा था कि अलग अलग सारी कंपनियों का डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी एक साथ ही हम सबको बताने वाले हैं, ताकि आपको हम शो भी कर सकें कि सबसे लास्ट में आपको बेहतर कौन सा मिलता है रैंकिंग के हिसाब से। हम सबको देखेंगे कि कौन सा किस पॉइंट में बेहतर है, 1 नंबर पे कौन आ रहा है, फिर जो सबसे ज़्यादा बार 1 नंबर पे आएगा वो बेस्ट फंड कहलाएगा। चलो मैं तो शायर बन गया, लेकिन आनंद महिंद्रा ने बोला था कि नहीं मैं शायर नहीं हूँ मोदी जी के सामने। बहुत अच्छा लगा था उनका वो तरीका, बहुत अच्छा एटीट्यूड था। वो वीडियो शायद आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आनंद महिंद्रा इन स्पीच इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, ऐसा देख लीजिएगा, थोड़ा सा है, मज़ा आ जाता है। चलो अभी शुरू करते हैं। कोटक ब्लू चिप फंड। कोटक ब्लू चिप फंड जो कि हमारा पहला फंड है, उसका फंड साइज है 3761 करोड़ का। अभी इंग्लिश से भी बहुत सारे भाई होंगे तो 3761 करोड़ का, यानी 61 करोड़ का। ठीक है, अभी हम हिंदी से ही डायरेक्ट बात करने वाले हैं। तो कोटक ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है वो 3761 करोड़ का है। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हरीश कृष्णन है, 2014 से हैं, 9 साल का एक्सपीरियंस इन्हें, बहुत अच्छे फंड मैनेजर है, आप देख सकते हैं इनके बारे में, हरीश कृष्णन। अब इनका मैं डिटेल रिव्यू करके दे सकता हूँ सारे फंड मैनेजर का, लेकिन फिर वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का होगा और आप देख नहीं पाओगे। तो फिर भी अभी जितने भी मिनट का वीडियो होने वाला है तो कंप्लीट वीडियो एटलीस्ट जरूर देख लेना यार। तो चलो ठीक है, हमने फंड साइज बता दिया, फंड मैनेजर बता दिया। अब इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। सबसे पहले सबका एक एक करके कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपन लास्ट में बेस्ट रैंकिंग में कौन सा आने वाला है पीयर कंपैरिजन कर लेंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि बेस्ट कौन सा है। और आप साथ में एक लिस्ट बना लो ना यार, अभी फंड साइज नोट करो, फंड मैनेजर नोट करो, एक्सपेंस रेशियो नोट करो, फिर जितना मैं बताता जाऊँ आप नोट करते जाओ, लास्ट में आप कंपेयर खुद कर लो, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। इसका एक साल का जो रिटर्न है वो है 18.9% का, 3 साल का जो रिटर्न है वो 17.9% का है और 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 14.9% का है। जहाँ पे इंग्लिश बेहतर लगती है वहाँ इंग्लिश बोल रहा हूँ, जहाँ हिंदी बेहतर लगेगी हिंदी बोलूँगा यार। और ऑलरेडी आप सब लोग हिंदी समझते हो, अपनी मातृभाषा है, तो इंग्लिश जहाँ पे बेहतर लग रही है वहाँ पे इंग्लिश बोल दूँगा। और जो इसका ऑल टाइम CAGR है वो है 15.21% का। इसका जो P रेशियो है वो 13.97 है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन तुरंत बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही बेहतर वो फंड माना जाता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.52 का है।
अब यदि इससे कम है बाकी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो फंड इससे 1 पॉइंट ज़्यादा बेहतर माने जाएंगे। तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है 0.69 का। इसका जो रेटिंग है, जो इसको रेटिंग मिली है वो है 4 की, मतलब 5 में 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। अब इसका जो होल्डिंग्स है, ये जितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता है वो है 53, एंड जो इसका मिनिमम SIP अमाउंट है कि आप कितने रुपए से मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की, तो वो है 100 रुपये, बहुत ही कम है। और इसका जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है वो फंड उतना ही बेहतर माना जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यदि अल्फ़ा जिसका ज़्यादा है वो फंड बेहतर माना जाता है। इसका अल्फ़ा है 1.92 का, और इसका बीटा है, बीटा जितना कम उतना बेहतर माना जाता है। पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया हूँ, उसको लिख लो माय डियर फ्रेंड, बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है आपको। और जिसका बीटा है वो 0.96 का है। तो हमने कोटक का पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब हम बताते हैं SBI का। तो SBI का यदि फंड साइज देखा जाए तो 30,679 करोड़ का है यार, मतलब 30,679 करोड़ का, ठीक है। 79, 89, 69 बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते तो इसलिए बता दिया। और खैर आपको दिख भी जाएगा इधर बगल में। तो फंड मैनेजर है इसके सोहिनी अंदानी, हाँ सोहिनी अंदानी है, सोहिनी अंदानी, ये फीमेल है यार, फंड मैनेजर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 2013 से SBI ब्लू चिप को मैनेज कर रही हैं, और 16 साल का एक्सपीरियंस है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और एक फीमेल है जो ऑलरेडी, मतलब सिंगल फीमेल ही है, अब सिंगल है मैरिड ये मेरे को नहीं पता, मतलब इसमें ये केवल एक अकेली ही फंड मैनेजर है जो पूरे फंड को मैनेज कर रही हैं। जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.96% का है, और जो 1 ईयर एक्सपीरियंस, जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 16.9 का, जो 3 ईयर का रिटर्न है वो 16.4 का, और जो 5 ईयर का रिटर्न है वो है 13.5% का, और जो इसका ऑल टाइम CAGR है वो है 15.95% का। इसका P रेशियो है 40.32 का। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.77 का, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना बेहतर होता है। तो इसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी का भी, कोटक का ब्लू चिप फंड का मैंने बताया उससे ज़्यादा ही है। और शार्प रेशियो इसका है 0.61 का। इसका रेटिंग है 3। इसका होल्डिंग स्टॉक है, होल्डिंग नंबर ऑफ स्टॉक है 58। इसका मिनिमम SIP अमाउंट है इन्वेस्टिंग के लिए 500 रुपये। और इसका जो अल्फ़ा है वो 0.26 का है ओनली, और इसका जो बीटा है वो है 1.01 का, मतलब जो कम होना चाहिए, जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम है, और जो कम होना चाहिए वो ज़्यादा है। तो SBI तो उतना बेहतर है नहीं यार, उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे लार्ज कैप फंड की, और वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका जो फंड साइज है वो है 30,389 करोड़ का, ठीक है। चलो, जो इसके फंड मैनेजर हैं, तो पहली फंड मैनेजर हैं इनकी प्रियंका, जो 2017 से इसे मैनेज कर रही हैं। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको। और दूसरे हैं अनीस, जो 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे हैं वैभव, जो 2021 में इस फंड के साथ जुड़े हैं। तो 3 फंड मैनेजर है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.04% का, एक से ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं तो यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ रहा है अपने को, वजन ज़्यादा आने वाला है। इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो 22.7 का है, जो 3 इयर्स का रिटर्न है वो है 16.7 का, और जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 14.8 का है। अब जो इसका CAGR है, ऑल टाइम का जो इसका CAGR है वो है 15.67% का। इसका जो P रेशियो है वो है 42.19 का। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 20.64 का, और जो इसका शार्प रेशियो है वो है 0.64 का। अब इसका जो रेटिंग है वो 4 दिया गया है। जो इसके होल्डिंग्स नंबर ऑफ स्टॉक है 60 स्टॉक्स है इसके पोर्टफोलियो में, ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। तो उसके बाद जो इसका मिनिमम SIP अमाउंट है वो 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं इसमें नहीं करना। इसका जो अल्फ़ा है वो 0.93 का है, पहले पूरा डिटेल देख लो फिर एक फाइंड करेंगे। जो अल्फ़ा है 0.93 का है, जो बीटा है वो 0.96 का है। 3 फंड मैंने बता दिए। चौथे फंड पे आते हैं मिराय एसेट्स लार्ज कैप फंड में। इसका जो फंड साइज है वो है 31,296 करोड़ का, ठीक है। और जो इसके फंड मैनेजर हैं वो गौरव मिश्रा हैं, जो 2019 से हैं, और दूसरे हैं गौरव खांडेलवाल, जो 2021 में आए हैं। गौरव मिश्रा को यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है,
3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको, उन्होंने बहुत अच्छा बहुत ही समय दिया है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए। उनकी प्रोफाइल बहुत बेहतर रही है। तो खैर अभी उनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जाके देख सकते हो। गौरव खंडेलवाल जो है दूसरे, वो 5 साल का उनको एक्सपीरियंस है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% का है। इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 19.6 का, 3 ईयर का रिटर्न 16.3 का, 5 ईयर का रिटर्न 15.5 का, और इसका जो CAGR है ऑल टाइम वो है 17.75 का। तो 17.75 का इसका CAGR है। और इसका जो P रेशियो रहने वाला है मैं आपको कंफर्म कर दूं, इसका P रेशियो है 38.54 का। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आपको मैं बता दूं 20.94 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20.94 का। उसका जो शार्प रेशियो है वो है 0.62%, 0.62, ओके, नॉट अ परसेंट। रेटिंग जो है वो है 4 की, और जो होल्डिंग्स स्टॉक्स नंबर है वो 59 है। अब 59 है, और इसका जो मिनिमम SIP अमाउंट है, जितनी आप मिनिमम इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं वो 1000 रुपये है। और जो इसका अल्फ़ा है वो 0.38 है, इसका जो बीटा है वो 0.97 है। तो उतना अट्रैक्टिव ये लार्ज कैप नहीं है, बल्कि मिराज एसेट्स में सिंपल मैं आपको बताऊं, लार्ज एंड मिड कैप में बेहतर है मिराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। खैर उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, अपने 5वें नंबर के फंड पे आते हैं। मतलब अभी रैंकिंग नहीं बता रहा हूं, 5वें नंबर पे आ रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो अभी तक का सबसे बड़ा फंड है। 34,069 करोड़ का इसका जो है फंड साइज है। और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो श्रेयस देवलकर हैं और हितेश दास हैं। हितेश दास के बारे में तो मैं और एक वीडियो में बता दिया हूँ। 2016 से श्रेयस देवलकर है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 2020 से हितेश दास है जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फंड को मैनेज किया है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड आप देख ही रहे हो, लार्ज कैप में मोनोपोली क्रिएट करता है। मतलब जिसको देखो जर्नली इनका जो एडवर्टाइजिंग है वो भी बहुत अच्छा है। जो इनके साथ पार्टनर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं ऑनलाइन वाले, उनका भी बहुत अच्छा हाथ है, क्योंकि ये एक्सिस ब्लू चिप को ब्लू चिप लार्ज कैप में फ्रंट में शो करते हैं। और उससे जो फ्रंट में शो होते हैं फंड, उसमें इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है यार, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिंग मिलती है उसमें। क्योंकि इन्वेस्टर जब देखते हैं कि ये फंड है, जिनको जानकारी नहीं, वो शुरुआत उसी से करते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है। तो एक्सिस ब्लू चिप का मैंने फंड मैनेजर बताया। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.47% है। 1 ईयर का रिटर्न है 16.9 का, 3 ईयर का रिटर्न है 18.2 का, और 5 ईयर का रिटर्न है 18.1 का। जो इसका ऑल टाइम CAGR है वो 16.60 है। जो इसका P रेशियो है वो है 55.79 का। इसका P रेशियो बाकी के फंड से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, चलता है। P रेशियो किसी का तब ज़्यादा होता है, मतलब P रेशियो किसी एक शेयर के लिए आप कितना पे कर रहे हैं। मतलब 55 रुपये यदि आप पे कर रहे हैं तो आपको 1 रुपये मिल रहा है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि यदि सिंपल सी बात, आपके एरिया के जो सबसे बढ़िया इंजीनियर हैं वो सेम प्लॉट का नक्शा बनाने के लिए आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे, और जिन्होंने अभी शुरुआत करी है वो सेम प्लॉट का नक्शा बनाने के लिए कम चार्ज करेंगे। लेकिन प्लानिंग में डिफरेंस होने वाला है। इसीलिए कुछ जो बेहतर फंड होते हैं उनका P रेशियो ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो ओवर वैल्यूड है, उनसे काम कराने का क्या फ़ायदा है यदि वो भी सेम काम करके ही दे रहे हैं जो बाकी लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए P रेशियो थोड़ा ज़्यादा, यदि किसी का मीडियम भी है तो वो बेहतर रहता है, और बहुत जिसका कम है तो उसका फिर आप देखते हो ज़्यादा कम वाले ठीक नहीं होते। स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए तो 17.55 का है। शार्प रेशियो यदि बात करें तो 0.79 का है। रेटिंग 5 की है, 5 आउट ऑफ 5। होल्डिंग्स नंबर ऑफ स्टॉक 41 है। जो मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अल्फ़ा है वो 30, मतलब 30 तो बहुत बोल दिया, 3.86 का है। इसका जो बीटा है वो है 0.78। बहुत अच्छा फंड है। ओवरऑल इसकी जितनी भी डिटेल्स है, अल्फ़ा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो अभी तक के बाकी फंड से काफ़ी कम है। मतलब अभी तक तो ये नंबर 1 का दिख रहा है, लेकिन अभी आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। देखते हैं क्या प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि 6141 करोड़ का अभी फंड है, जो कि एक्सिस ब्लू चिप से बहुत ही ज़्यादा कम है। 6 टाइम कम है, यदि मैं बोलूँ 6 टाइम कम है, तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ने के चांसेस भी हैं। और जो इसका फंड मैनेजर है वो श्री दत्ता है। श्री दत्ता बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, इनके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो। 10 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें काम करने का, और म्यूचुअल फंड को उन्होंने
कैनरा रोबेको को जब से उन्होंने आए हैं, जब से उन्होंने शुरुआत की है 2016 से, उस समय से उन्होंने इस फंड को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है और इस फंड का नाम भी अब सामने आने लगा है। इवेंचुअली अभी लोगों की कैनरा रोबेको फर्स्ट पसंद बन गई है। तो उसके दूसरे फंड मैनेजर हैं वो विशाल मिश्रा है, 10 साल का उन्हें भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने 2021 में ही इस फंड को ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी तरीके से वो फंड को मैनेज करते हैं। उनका प्रोफाइल आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उनका जो माइंड सेट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्यूचर के हिसाब से और आपको वो बढ़िया रिटर्न बना के देने वाले हैं। तो कैनरा रोबेको का जो एक्सपेंस रेशियो 0.37% का है ओनली, मतलब अभी तक का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला ये म्यूचुअल फंड है। इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो है 17.4 का, जो कि ऑलरेडी एक्सिस से ज़्यादा ही है। 3 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो वो भी 20 का है, जो कि एक्सिस से ज़्यादा है। 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए 17.2 का है, 5 ईयर में इसका रिटर्न एक्सिस से थोड़ा कम है। इसका जो ऑल टाइम CAGR है वो है 15.49 का। इसका जो P रेशियो है वो है 21 तो बहुत कम है, 41.60 का P रेशियो है। अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 18.55 का। अब मैं बीच बीच जो बोल देता हूँ कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, आपको क्या लगता है? ये मत सोचना कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, डिटेल हिसाब से, मतलब जो डिटेल्स ऑलरेडी सर्चेस पे अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मिस्टेकिंग वर्ड में होती है उसको सही करते हैं अपन। स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.55 का। इसका जो शार्प रेशियो है वो 0.88 का है। इसका जो रेटिंग है वो 5 आउट ऑफ 5 है, ऑलरेडी बहुत अच्छा फंड है, नो डाउट। इसका जो होल्डिंग्स नंबर ऑफ स्टॉक है वो 46 का है, मतलब इसके पोर्टफोलियो में 46 स्टॉक्स हैं। इसका जो मिनिमम SIP अमाउंट है 1000 रुपये है। हाँ, यही है कि आप 1000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करके इसमें शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपये से शुरू करना है यदि, तब तो आप ICI या तो कोटक में जाओ। तो इसका जो अल्फ़ा है वो है 4.62% का और इसका जो बीटा है वो है 0.86 का। बहुत अच्छा अल्फ़ा बीटा है ओवरऑल। अभी तक इतना बड़ा वीडियो हो गया तब इतना इन्वेस्टिंग करके मैं आपको बता पाया हूँ। अभी चलो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा बेहतर फंड रहने वाला है पूरे में से। तो एक मैं लिस्ट अभी बना देता हूँ आपके सामने, पूरी लिस्ट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद रैंकिंग करते हैं। तो हम रैंकिंग करेंगे एक्सपेंस रेशियो से, बाकी चीज़ें तो ठीक है जो है। अब एक्सपेंस रेशियो में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कैनरा रोबेको का, तो कैनरा रोबेको को नंबर 1 पे रखते हैं। फिर जो 1 साल का रिटर्न सबसे ज़्यादा है वो है ICI का, फिर ICI नंबर 1 आ गया। अब जो 3 साल का रिटर्न सबसे ज़्यादा है वो कैनरा का है, तो कैनरा नंबर 1 आ गया। 5 साल का जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो है एक्सिस का, तो एक्सिस नंबर 1 आ गया। अब CAGR यदि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मिराय का है, तो मिराय नंबर 1 आ गया। P रेशियो यदि देखा जाए तो सबसे कम है 38.54 मिराय का, तो मिराय नंबर 1 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए सबसे कम है एक्सिस का, एक्सिस का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। आप डाटा देख रहे हो, डाटा में आपको दिख रहा होगा एक्सिस का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, तो नंबर 1 आ गया। अब शार्प रेशियो में जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर कहलाता है। उस केस में जो कैनरा है वो नंबर 1 आ गया 0.88 के साथ। रेटिंग में तो ठीक है, छोड़ दो, होल्डिंग नंबर ऑफ स्टॉक छोड़ दो। उसके बाद अल्फ़ा में आया जाए तो अल्फ़ा में कैनरा नंबर 1 आ गया, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। उसके बाद बीटा में जितना कम उतना अच्छा, तो बीटा में जो है तो एक्सिस नंबर 1 आ गया। अब देखते हैं सारों को सभी को कैलकुलेट करते हैं नंबर 1 पे कौन है, तो कितने बार किसको नंबर 1 मिला है। तो कैनरा रोबेको को 1 बार नंबर 1, उसके बाद 2 बार नंबर 1, फिर उसके बाद कब मिला, उसके बाद मिला यहाँ पे 3 और उसके बाद 4 बार हो गया इसका, कैनरा का नंबर 1 पे आया। अब एक्सिस का देख लेते हैं। एक्सिस पे फर्स्ट 1 बार ये मिला और उसके बाद नंबर 1 पे नंबर 1, फिर उसके बाद जो है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको नंबर 1 मिल गया, 2 हो गए। फिर इसके बाद मिल गया बीटा में नंबर 3 नंबर पे, मतलब पहले नंबर का जो बेहतर फंड वो कैनरा दिख रहा है फिलहाल। दूसरे नंबर पे एक्सिस ब्लू चिप है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है। आप किसी भी दोनों में से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे तो मिराय एसेट आ रहा है। चौथे नंबर पे ठीक है, चौथे नंबर पे यदि आप रख सकते हो तो फिर कोटक को रख सकते हैं अपन चौथे नंबर पे।
और 5वें नंबर पे फिर रख सकते हैं ICI को, और 6ठे नंबर पे SBI ब्लू चिप फंड। कंप्लीट हो गया वीडियो फाइनली, लेकिन बहुत समय लगा। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि आधा घंटा का ये वीडियो हो जाएगा। अब इतने बड़े वीडियो को एडिट करके अपलोड करना बहुत समय लगता है डियर फ्रेंड, लेकिन आपके लिए डिटेल एनालिसिस करके लाते हैं, बेहतर कंटेंट बनाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो पहले ही बता चुका हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो वीडियो मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और यदि ये वीडियो किसी के काम का हो, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जो इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है सही ढंग से, उसको ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि वो जो ये वीडियो देखेगा तो उसको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसको उसका जो फाइनेंसिंग नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगा, और साथ में चैनल में बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं, उसमें से और अच्छे वीडियो देखो, वॉच करो। जिसको आप शेयर करोगे ये वीडियो, वो भी दूसरों को शेयर करेगा, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हो तो आपके पास भी अच्छी चीज़ें रिटर्न आती हैं। तो ओवरऑल थैंक यू। बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि 100 लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मुश्किल से 10 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। उस 100 यदि देख रहे हैं तो उनमें से चलो रिटर्निंग व्यूअर्स मैं देख लेता हूँ तो 20 हैं, बाकी के 80 में 10 कर रहे हैं, मतलब बहुत कम है अपना परसेंटेज यार। तो वीडियो तो अच्छा ही बनाता हूँ अपनी तरफ से, तो आपको मुझे जो है मिल के उस 80 में 50 ले जाना है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाते हैं। ओवरऑल फाइनली ठीक है, थैंक यू। बहुत बड़ा वीडियो हो गया। अभी आप बोल रहे होंगे कि और वीडियो बड़ा क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है।